तो सबसे पहले आपको इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका की पुलिस के कुछ जवान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अदालत में सुनवाई के लिए लेकर जा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये मदुरो की नई ताज़ा तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क से। एक कैदी की तरह ये कल तक राष्ट्रपति थे, आज एक कैदी हैं और इन्हें अदालत में पेश करने के लिए इस समय ले जाया जा रहा है। ये बख्तरबंद गाड़ी देखिए, किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई आम कैदी हैं। जिस व्यक्ति को अभी आपने देखा, मदुरो, 2 जनवरी तक निकोलस मदुरो अपने देश के सबसे शक्तिशाली नेता थे। सैकड़ों हजारों जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे और पूरे वेनेजुएला पर उनका कंट्रोल था। लेकिन आज वो अमेरिका के कब्जे में है। उन्हें न्यूयॉर्क शहर की एक अदालत में एक मामूली से अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। न्यूयॉर्क शहर की एक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। आज हम वेनेजुएला में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के उस सैन्य अभियान को भी आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बाद दुनिया का सबसे मुश्किल और कामयाब ऑपरेशन बताया गया है। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हिंदी में इसका मतलब होगा अटल इरादा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस ऑपरेशन के बारे में बताऊं, यह बात बहुत गंभीर है। आप सोचिए, अमेरिका की सेना एक दूसरे देश में घुसती है, उस देश के राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति की पत्नी को रातों रात, मिनटों के अंदर वहां से उठा लिया जाता है और उसके बाद अमेरिका ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। यह एक बहुत बड़ी खबर है कि एक देश की सेना किसी दूसरे देश में घुस जाए और वहां के राष्ट्रपति को ही पकड़ कर ले आए। और 2 जनवरी की रात को अमेरिका के समय के मुताबिक 11:15 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अपनी मंजूरी दी और इसके ठीक 2.25 घंटे के बाद यह ऑपरेशन शुरू हो गया। अमेरिका के 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को 20 से ज्यादा एयरबेसेस और युद्धपोतों से लॉन्च किया गया। और यह युद्धपोत वेनेजुएला की सीमा के पास 4 महीने पहले ही तैनात कर दिए गए थे। और जिन फाइटर जेट्स का प्रयोग हुआ, इनमें अमेरिका के लेटेस्ट और सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट से लेकर B-1 बॉम्बर्स, MQ-9 ड्रोन्स और आर्मी के स्पेशल हेलीकॉप्टर्स शामिल हुए इस ऑपरेशन में। और फिर वेनेजुएला पर अमेरिका का यह हवाई हमला शुरू हो गया। इसके बाद अमेरिकी सेना की सबसे घातक और भरोसेमंद काउंटर टेररिज्म यूनिट ने भीषण हवाई हमलों के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति 63 साल के निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी 69 वर्ष की सिलिया फ्लोरेस को वहां की राजधानी काराकास के एक सैन्य अड्डे से पकड़ लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया। अमेरिकी सेना की इस यूनिट का नाम है डेल्टा फोर्स, जो इसी प्रकार के ऑपरेशंस को बिना गलती किए अंजाम देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आपने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में देखी होंगी तो उसमें अक्सर डेल्टा फोर्स को बहुत फीचर किया जाता है, बढ़ चढ़ कर डेल्टा फोर्स के बारे में बताया जाता है। ये जो डेल्टा फोर्स है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। हैरान करने वाली बात यह है कि निकोलस मदुरो एक ऐसे सैन्य अड्डे पर थे जहां पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और सुरक्षा की गई थी। अपनी सिक्योरिटी कवर के अंदर मौजूद थे, एक सैन्य अड्डे पर मौजूद थे, लेकिन वो भी इतनी सारी सुरक्षा भी अमेरिका की सेना को रोक नहीं पाई। रात में करीब 2 बजे
समुद्र की सतह पर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए जब डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचे तो वेनेजुएला की सेना ने इन हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला किया। इसके बावजूद अमेरिका का हमला रुका नहीं और ऐसा दावा किया गया है कि हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने राष्ट्रपति मदुरो को घेर लिया था। तब निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी बचने के लिए एक मजबूत सेफ रूम में पहुंच गए। तो आप ये भी सोचिए कि सैन्य अड्डे पर मौजूद थे, वहां पर एक सेफ रूम बनाया गया था। इसका मतलब ये जानते थे कि अगर इस प्रकार का कोई हमला हुआ तो हम उस सेफ रूम में जाकर अपने आप को बचा लेंगे। और उस दिन राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने यही किया। वो सेफ रूम में जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो सेफ रूम में पहुंच तो गए, लेकिन वो उसका दरवाजा बंद नहीं कर पाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में कहा कि अगर निकोलस मदुरो ये मजबूत दरवाजा बंद कर भी लेते और सेफ रूम में अपने आप को बंद कर लेते तो भी डेल्टा फोर्स को विस्फोट करके इस सेफ रूम को उड़ाने में सिर्फ 47 सेकंड लगते। यानी डेल्टा फोर्स के जो कमांडोज थे वो हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे। इसके बाद डेल्टा फोर्स ने निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को कैरिबियन सी में मौजूद एक अमेरिकी युद्धपोत पर पहुंचा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी कार्रवाई को लाइव देख रहे थे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जिसमें निकोलस मदुरो की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हवा, जमीन और समुद्र पर चला यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट के अंदर पूरा हो गया। इसमें शामिल अमेरिका के सबसे युवा सैनिक की उम्र 20 वर्ष थी और सबसे वरिष्ठ सैनिक की उम्र 49 वर्ष थी। जितने कम समय में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। रात में इस ऑपरेशन को मंजूरी दी गई और सूर्योदय से पहले अमेरिकी सेना ने मदुरो को पकड़कर वेनेजुएला की राजधानी से पहले अमेरिका के एक युद्धपोत पर पहुंचाया। फिर वहां से क्यूबा में अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे तक पहुंचाया और फिर न्यूयॉर्क तक पहुंचा दिया। डेल्टा फोर्स ने इस रेड की तैयारी करने के लिए निकोलस मदुरो के मिलिट्री बेस की नकल करके एक बिल्कुल वैसा ही मिलिट्री बेस पहले तैयार किया और इस मिलिट्री बेस पर वो लगातार इस ऑपरेशन की प्रैक्टिस करते रहे और इसीलिए इस ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ 3 मिनट के अंदर समाप्त हो गया, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के साथ ये कमांडोज आए थे। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के जासूसों ने 4 महीने तक वेनेजुएला के अंदर रहकर इसकी तैयारी की थी और सारी खुफिया जानकारियां इकट्ठा की थी। मैं आपको फिर से नक्शे पर आपको दिखाता हूं कि न्यूयॉर्क सिटी कहां पर है, वेनेजुएला कहां पर है। आप यहां नक्शे पर देख सकते हैं। काराकास से पहले उन्होंने पकड़ा इसको, वहां के राष्ट्रपति को। फिर कैरिबियन सागर में अमेरिका का एक युद्धपोत वहां पर खड़ा हुआ था, वहां से वो अपने नौसैनिक अड्डे पर लेकर गए और फिर वहां से न्यूयॉर्क लेकर गए और ये सब एक ही रात में हो गया। पिछले साल अगस्त से ही CIA के जासूस मदुरो पर लगातार नजर रखे हुए थे। उन्हें पता था कि वो कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों के बारे में भी पूरी जानकारी रखी हुई थी। और इसकी पूरी जानकारी वेनेजुएला से अमेरिकी सेना तक लगातार पहुंच रही थी। सबसे पहले आज हम आपको इस ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, ये भी अपने आप में एक प्रकार का अभूतपूर्व ऑपरेशन है, जिसमें अमेरिका की सेना एक दूसरे देश में घुसती है और वहां के राष्ट्रपति को तुरंत 3 मिनट के अंदर पकड़कर अपने कब्जे में ले लेती है, फिर अपने सैन्य अड्डे पर उसे लाती है, नेवल बेस पर लाती है और फिर न्यूयॉर्क में लाकर अब से थोड़ी देर के बाद उसे अदालत में पेश कर देती है। The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela.
force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas, to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. अमेरिकी सेना का हमला कितना घातक था, आप इन दो सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर हमले से पहले 22 दिसंबर 2025 की है और दूसरी तस्वीर इस साल 3 जनवरी को अमेरिकी सेना के हमले के बाद की है और ये वही मिलिट्री बेस है जहां पर निकोलस मदुरो को रखा गया था, जहां पर वो छुपे हुए थे और यहीं से मदुरो को पकड़ा गया है। और इसका ज्यादातर हिस्सा इस मिलिट्री बेस का अब नष्ट हो चुका है। आप इन तस्वीरों में देखिए, पहले ये मिलिट्री बेस जो था वो कैसा दिखता था वेनेजुएला में, और अब हमले के बाद ये कैसा दिखता है। इन दो तस्वीरों में आपको स्पष्ट हो गया होगा। और इसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन कैसे चलाया गया, कितने फाइटर जेट्स और कितने ड्रोन्स ने इस हमले में हिस्सा लिया, इसके बारे में अमेरिका की सेना ने अब खुद ही पूरी दुनिया को जानकारी दी है कि यह ऑपरेशन उन्होंने कैसे किया। Over the course of the night, aircraft began launching from 20 different bases on land and sea across the Western Hemisphere. In total, more than 150 aircraft, bombers, fighters, intelligence, reconnaissance, surveillance, rotary wing were in the air last night. Thousands and thousands of hours of experience were airborne. Our youngest crew member was 20, and our oldest crew member was 49, and there's simply no match for American military might. As the night began, the helicopters took off with the extraction force, which included law enforcement officers, and began their flight into Venezuela at 100 feet above the water. Overhead, those forces were protected by aircraft from the United States Marines, the United States Navy, the United States Air Force, and the Air National Guard. The force included F-22s, F-35s, F-18s, EA-18s, E-2s, B-1 bombers, and other support aircraft, as well as numerous remotely piloted drones.